जी। दोस्तों, आप सभी को जोहार। और आप देख रहे हैं साझा भारत। मैं हूं आपके साथ मंजर इब्राहिम और लंबे अंतराल के बाद आपके साथ जुड़ा हूं। और हमारे साथ आज मीडिया पैनलिस्ट में जुड़े हैं, पैनल में हम कुमार राजस सर है, जो राजनीतिक विशेषज्ञ माने जाते हैं। और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी केशव राजा सर। इन दोनों से बातचीत करेंगे आज, क्योंकि लगातार जो है झारखंड की राजनीति में बांग्लादेश का मुद्दा हावी होता जा रहा है। आखिर बांग्लादेशी शरणार्थी कौन है? आखिर सांप्रदायिक जगह जगह पर जो खबर आ रही है टेंशन की, कम्युनल टेंशन की आ रही है, आखिर क्या ये सोची समझी राजनीति का हिस्सा है या फिर जो है चुनावी आगाज माना जा रहा है? क्योंकि जिस तरह से हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, तब से जो है झारखंड की राजनीति गर्म है। और उन्होंने एक बयान दिया है कि असम में 14% जो बांग्लादेशी थे वो 40% हो गए हैं। तो और ये निशाना जो है यहाँ पर भी साध रहे हैं झारखंड में भी, और लगातार कह रहे हैं कि जो संथाल परगना में बांग्लादेशी शरणार्थी लगातार बढ़ रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि जो है लगातार बीजेपी ऐसे मुद्दों को हावी कर रही है और लगातार ऐसे मुद्दों पर बातचीत कर रही है? आखिर क्या कारण है? क्योंकि 10 साल से हो गए कि अभी तक जनगणना नहीं हुई। आखिर कौन सा उनके पास जो है रिपोर्ट है पर वो कह रहे हैं ऐसे शरणार्थियों की संख्या संथाल परगना में बढ़ गई है? आखिर वो कौन सी रिपोर्ट है वो जो डेटा पेश कर रहे हैं निर्वाचन आयोग के पास, या फिर जो मीडिया को दिखा रहे हैं? आज इन्हीं सब मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। हम अपनी बातचीत की शुरुआत जो है हमारे कुमार राजेश सर हैं उनके साथ करेंगे कि पहला सवाल है राजेश, कि झारखंड में शिवराज सिंह चौहान देश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और अभी वर्तमान में कृषि मंत्री, और लगातार जो है झारखंड के दौरा कर रहे हैं, लगातार जो है अलग-अलग सभा करके झारखंड की राजनीति को भाप रहे हैं। तो वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को आज उनके स्टेट के एडीजी की तरफ से लेटर आता है यहाँ के झारखंड डीजीपी को कि इन्हें झारखंड में Z+ सुरक्षा दिया जाए और इनकी सारी सुरक्षा की भरपाई, सारी सुरक्षा के खर्चा असम सरकार अदा करेगी। तो लगातार जो है अब कैंपेनिंग हो चुकी है झारखंड में, और लगातार बांग्लादेशी शरणार्थी की बात हो रही है कि झारखंड घुसपैठिए बढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या माना जाए कि झारखंड के में बांग्लादेशी शरणार्थी बढ़ने की जो मुख्य कारण है, क्या बॉर्डर में सुरक्षा मजबूत नहीं है? अमित शाह बोलते हैं कि सीमा से जो है समझौता नहीं हो, तो क्या कारण है कि बांग्लादेशी शरणार्थी अगर बढ़ रहे हैं? ऐसी तो कोई खबर नहीं है, क्योंकि जो है संथाल परगना में हो के आया है, वहाँ के जो मुसलमान हैं वो बंगाली बोलते हैं, और इस कारण उनको साधा जा रहा है कि ये बांग्लादेशी है। और यहाँ के सिर्फ मुसलमान नहीं, वहाँ पर जो गैर कौम है, मुसलमान के अलावा जो जाति है, वहाँ आदिवासी और मुसलमानों को लड़ाने की साजिश रची जा रही है परगना में। पहला मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपका इस पर क्या विचार है? और हमारे साझा भारत के दर्शकों को बताएं कि क्या कारण है कि लगातार बांग्लादेशी शरणार्थियों की बात बीजेपी उछाल रही है? क्या इससे एसपी सीटों पर इनको फायदा मिलेगा? जी। जोहार मंजर, जोहार कैसव। शुरुआत में इससे करता हूं मंजर, जो शुरू में आपने कहा कि उनके पास ऐसा कौन सा डाटा है जिसके आधार पर वो कह रहे हैं कि बांग्लादेशी शरणार्थियों की संख्या बढ़ गई है। तो हमारे देश में आपको पता है कि 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई। 2021 में होना था, उस समय कोरोना के बहाने से जनगणना नहीं की गई। और जब हमारे देश में जनगणना हुई नहीं है, तो फिर ये किस आधार पर कहा जा रहा है कि घुसपैठियों की या शरणार्थियों की जनसंख्या बढ़ी है? क्योंकि जनसंख्या की गणना तो हुई नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आप देखें कि ये जो फिनोमेना इनका चल रहा है, ये सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं है। अभी लोकसभा चुनाव में जिस तरह से जनता ने इनको आईना दिखाने का काम किया है कि 400 पार करते करते वो 240 पे अटके हैं। ठीक है, इंडिया गठबंधन की भी सीटें कम है, लेकिन आप ये गौर कीजिए कि इंडिया गठबंधन की सीटें बढ़ी है और इनकी सीटें घटी है।
और अब भाजपा और मोदी जी के जगह अब ले लिया है एनडीए ने। अब एनडीए सरकार की बात होती है, मोदी सरकार और मोदी की गारंटी या भाजपा सरकार की बात नहीं होती है। तो ये समझने वाली बात है। जैसे बहुत लोग बोलते भी है कि अरे कांग्रेस तो 99 पे अटक गया तो खुश क्यों है इतना। सच्चाई ये है कि वो 200% बढ़ा है सीट उसका, वो देखें, और इनका सीट घटा है। तो बड़ी बात यह है कि जनता का रुझान इससे एक पता चल रहा है कि किस तरफ है। अब आते हैं घुसपैठिए और शरणार्थी और मुसलमान के मामले पे। ये देखें कि पूरे देश में अब इनके पास विकास के मुद्दे पे इनका कुछ चलना है नहीं, क्योंकि देख चुके हैं आपकी अयोध्या हो या बिहार में पुलों का गिरना हो, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की ये बात करते थे कि विकास की बात में वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को दिखाते थे, सब इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से ध्वस्त हो रहा है, जिस तरह से ट्रेन की दुर्घटनाएं बढ़ रही है, पुल ध्वस्त हो रहे हैं, सड़क धंस रहे हैं, एक्सप्रेसवे धंस रहे हैं। अभी उत्तराखंड में एक सिग्नेचर ब्रिज बनने से पहले ही ढह गया। तो विकास के मुद्दे पर तो ये बात कर नहीं सकते हैं। बेरोजगारी और महंगाई इनकी दुखती रग है, क्योंकि बेरोजगारी हटाने के लिए इन्होंने कुछ किया नहीं, और ना इनके पास वैसा कोई सोच है या कॉन्सेप्ट है जिसके आधार पर ये कहे कि हाँ भाई हमने ये प्रोग्राम चालू किया जिससे कि बेरोजगारी घटेगी। क्योंकि सीधी बात है, मैन्युफैक्चरिंग जब ऑल टाइम लो पे चल रहा है, कुटीर उद्योग बंद हो गए हैं, मंझले उद्योग बंद हो रहे हैं, तो उसमें रोजगार बढ़ने का प्रश्न ही नहीं उठता है। सरकारी नौकरियां नहीं देनी है, ये भाजपा का या जो भी पूरे विश्व में राइट विंग जो दक्षिणपंथी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका ये बहुत सीधा सीधा मानना है कि सरकारी नौकरियां नहीं देनी, चाहे वो अब पूरे विश्व में कहीं भी उठा के आप देख लें, हर जगह ये इनकी थ्योरी चलती है कि सरकारी नौकरी नहीं देना है। लोगों को मजदूर बना के रखो, उनको ठेका पे काम करवाओ, उनसे प्राइवेट सेक्टर में काम करवाओ, पर सरकारी नौकरियां नहीं दो। आज 30 लाख से ज्यादा पद सरकारी पद खाली है, और वो सरकारी पद 30 लाख से ज्यादा तब खाली है जबकि रेलवे के लाखों पद समाप्त किए जा चुके हैं। कितने से राज्य सरकारों में, केंद्र सरकार में कितने पद ऐसे हैं जो समाप्त किए जा चुके हैं, तब हालत ये है कि 30 लाख पद खाली है। तो खैर ये तो हो गया बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा, ये राष्ट्रीय मुद्दा है। आते हैं हम लोग झारखंड। झारखंड में जो 2 प्रभारी हैं भाजपा के, कौन कौन है? एक है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए एक आदिवासी के सर पर एक भाजपा कार्यकर्ता ने पेशाब किया था। क्या आपको लगता है कि आदिवासी समाज ये भूलेगा? क्या आपको लगता है कि उस आदिवासी के पैर जो धोए थे शिवराज सिंह चौहान ने, वो इस कलंक को मिटा सकता है? मुझे तो नहीं लगता है। और झारखंड के आदिवासी जिस तरह से संथाल परगना वाले क्षेत्र में जिसको ये लोग टारगेट कर रहे हैं, जिस तरह से जागरूक है, या जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना कैंपेन उस इलाके में चलाता है, मुझे नहीं लगता कि आदिवासी ये भूलने वाला है कि भाजपा के कार्यकर्ता ने किसी आदिवासी के सर पर पेशाब किया था। एक तो ये है। दूसरा कौन है? दूसरे प्रभारी, सह प्रभारी, वो है हेमंत विश्व शर्मा। हेमंत विश्व शर्मा का बैकग्राउंड आप देख लें कि वो कांग्रेस में थे पहले, और अपने किन कारणों से गए क्या भाजपा में, वो एक अलग विषय है, उस पर हम लोग आज बात ना करें, वो फिर कभी, क्योंकि उस पर बात करने से विषय से हम लोग हट जाएंगे। बात यह है कि उनको ये बताना है भाजपा को कि मैं आरएसएस और भाजपा के हार्डकोर कार्यकर्ताओं के समकक्ष हिंदू हूं। वो अपने आप को एक बड़ा हिंदुत्ववादी नेता साबित करना चाहते हैं, क्योंकि जो भी भाजपा में आगे अगर बढ़ेगा कोई, तो वो इसी आधार पर बढ़ेगा कि कितना प्रचंड हिंदू है, हिंदुत्व के नाम पे। तो उसको दिखाने का तरीका भारत में यही है कि मुसलमान को गाली दो तो तुम बड़े हिंदू हो जाओगे, और यही वो कर रहे हैं। अपने आप को एक बड़ा हिंदू नेता साबित करने के लिए घुसपैठिया का बात करेंगे, रोहिंग्या का बात करेंगे, कभी बांग्लादेशी का बात करेंगे, और टारगेट सिर्फ मुसलमान। अभी उत्तर प्रदेश में हुआ है कि कांवड़ यात्रा के समय हर दुकानदार को अपना नाम लिखना है, और वो भी मुसलमानों को ही टारगेट करके कि अपना दुकान के आगे अपना नाम लिखें,
जिससे लोगों को ये पता चल जाए कि मुस्लिम का दुकान कौन है, शूद्र का दुकान कौन सा है, जिससे कि उससे कांवरिया सामान खरीदे नहीं, फल फूल खरीदे नहीं, इस तरह का मामला है वह। और हाँ बोलिए। जी मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि आप शॉर्ट में थोड़ा बात रखें ताकि हमारे जो है केशव भाई से भी हम सवाल पूछेंगे, क्योंकि बहुत लिमिटेड। दरअसल आप मुद्दा ऐसा छेड़ देते हैं कि वो राष्ट्रव्यापी, क्षेत्रीय मुद्दा से वो राष्ट्रव्यापी मुद्दा बन जाता है। क्योंकि ये जो अभी हालात है मुस्लिमों को गाली देने का, मतलब भाजपा की मतलब जो सीटें कम हुई है उसके बाद से इनके पास विकास, बेरोजगारी, महंगाई, इसका तो कोई मुद्दा है नहीं। अब ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से अपना रिवाइवल हो, तो उसका तरीका इनके पास वही है, हिंदू मुस्लिम करना। और उसी आधार पर ये लोग झारखंड को, और ये वही मैं बता दूं कि महाराष्ट्र और हरियाणा में भाजपा की हालत बहुत खराब है। झारखंड को ये लोग ऐसा समझते हैं कि यहाँ वो टक्कर दे सकते हैं हिंदू मुस्लिम करके, लेकिन देखना यह है कि क्या यहाँ की जनता इतनी नासमझ साबित होगी। क्योंकि अब जब पूरे देश में भाजपा की लहर, मोदी की लहर समाप्त हो चुकी है, इनका डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है, तो क्या झारखंड भाजपा की गोद में जाएगा? जी जी मैं केशव भाई से सवाल है कि आखिर लगातार जो है बीजेपी हमला पर हमला बोल रही है कि जेएमएम कांग्रेस सरकार की वजह से घुसपैठियों की संख्या संथाल परगना में बढ़ रही है, लेकिन आपके पार्टी या आपके महागठबंधन के दलों के तरफ से कोई अभी तक कुछ मना काउंटर करने के लिए कोई नहीं आगे आ रहा। आखिर क्या कारण है? क्या आप लोग डर गए हैं कि सही में जो है संथाल परगना में घुसपैठियां बढ़े हैं? आखिर क्या कारण है कि आप देखेंगे कि आदिवासी मुसलमानों को जो है टकराने की कोशिश कर रहे हैं? आखिर ये 5 लोकसभा सीट हारने का खींच तो नहीं है केशव जी? सबसे पहले साझा भारत के तमाम दर्शकों को मेरा झारखंडी जोहार। मंजर भाई, मैं सिस्टमैटिकली इसका जवाब देता हूँ। सबसे पहले आप जब देखिएगा तो आइए, लोकसभा चुनाव होने के बाद जिस तरह का नतीजा झारखंड में देखने को मिला है, और तमाम जो रिजर्व सीट थी, जितने भी एसटी रिजर्व सीट थे, ट्राइबल रिजर्व सीट थी, इन तमाम सीटों में भारतीय जनता पार्टी मुंह की खाई है। जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से इन्हें खदेड़ने का काम किया है झारखंड से, तो ये स्पष्ट रूप से एक जनादेश था जनता के प्रति, जनता का एक जनादेश सरकार के प्रति था कि ये तानाशाही वाली सरकार नहीं चलेगी, और झारखंड में तो विशेष परिस्थिति में तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी। देखिए, झारखंड का ज्योग्राफी, झारखंड के लोग और झारखंड की अस्मिता, ये कंप्लीटली डिफरेंट है पैन इंडिया से। मध्य प्रदेश के आदिवासी, छत्तीसगढ़ के आदिवासी को आप झारखंड के आदिवासी से तुलना नहीं कर सकते। दिक्कत क्या हुई ना, दिक्कत, मैं इसको दिक्कत नहीं बोलूंगा, मैं जहां तक, देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को लगता है कि कांग्रेस उनके मोडस ऑफ ऑपरेंडी को समझती नहीं है, बल्कि वो बहुत बड़े गलतफहमी है। पिछले 5 वर्षों में हमने जितना आरएसएस को समझा है, हमारी पार्टी ने और हमारे लीडर्स ने आरएसएस के मोडस ऑफ ऑपरेंडी को जितना समझा है ना, यही कारण है कि उनको हर स्टेट में हमसे बहुत बुरी तरह से मात खाना पड़ा है, हमारे नेता से मात खाना पड़ा है, और हमारे स्ट्रैटेजी में वो हर बार फंसते चले गए हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने बहुत बेहतरीन तरीके से शिवराज सिंह चौहान का चयन किया एज ए प्रदेश प्रभारी, और राइट साइड में चयन, ईस्ट साइड से चयन किया हेमंत बिस्वा शर्मा का। दोनों एक ऐसे राज्य से आते हैं जिस राज्य में ट्राइबल हैं, माइनॉरिटी, ट्राइबल आदिवासी है वो, और अलग अलग जनजाति से बिलोंग करते हैं, खान पान दूसरा है, उनके बोली भाषा दूसरा है। मध्य प्रदेश के आदिवासी भी है। तो इनको ऐसा लगा कि ये जो 2 राज्य थे जहां पे आरएसएस ने अपना जो एक तरह से लेबोरेटरी बना के रखा था, वो लेबोरेटरी उनका कामयाब हुआ, वो अच्छे सक्सेसफुल हुए उस जगह पे, तो क्यों ना इस प्रभारी को और उस प्रभारी को झारखंड भेजा जाए, मतलब उस मुख्यमंत्री को और इस पूर्व मुख्यमंत्री को झारखंड भेजा जाए, और सेम मोडस ऑपरेंडी का इस्तेमाल करते हुए हम झारखंड को भी फतह कर लेंगे। दिक्कत यहाँ होती है जब शिवराज सिंह चौहान एक मॉडल लेकर आते हैं, पिछले 5 साल का एक अपना मध्य प्रदेश मॉडल लेकर आते हैं, और अभी राज भैया जो बता रहे थे कि हेमंत बिस्वा शर्मा हार्डकोर हिंदुत्व लेकर आता है, और भारतीय जनता पार्टी एक कॉकटेल बनाना चाहती है। ये कॉकटेल एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का बनाना चाहती है कि जो इंडिया गठबंधन का कोर वोट बैंक है, आदिवासी प्लस माइनॉरिटी, ये ऐसा वोट बैंक है, ये ऐसा वोटर्स हैं, ये ऐसे झारखंड के ऐसे समाज है, ये 2 समाज ऐसा है कि इंडिया गठबंधन की तरफ उसने भरपूर मात्रा में अपना एक एक वोट डाला। मुझे नहीं लगता कि ये कम्युनिटी का वोट कहीं भी भारतीय जनता पार्टी को किसी भी 10 से भी ज्यादा किसी बूथ पर इनको मिला होगा।
10 से भी ज्यादा ऐसे समाज का और कम्युनिटी का वोट इनको 10 से भी ज्यादा हमारा मिला होगा। तो मैं इस बात से कंप्लीटली संतुष्ट हूँ कि मॉडस ऑफ ऑपरेंडी का इस्तेमाल करते भारतीय जनता पार्टी ये चाहती थी कि आदिवासी और माइनॉरिटी में एक तफरका क्रिएट किया जाए, एक नैरेटिव क्रिएट किया जाए, जैसे इन्होंने वेस्ट बंगाल में संदेश खाली वाला किया था, कंप्लीटली फॉल्स एलिगेशंस लगा के खुद एक्सपोज हो गए। जिस प्रखंड अध्यक्ष ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष ने संदेश खाली का जो आरोप लगाया था और जो ये काम किया था, मीडिया के सामने लाने का काम किया था, वो खुद ऑफ कैमरा स्टिंग ऑपरेशन में ये कहता हुआ पकड़ाता है ये पूरा सुनियोजित तरीके से एक प्री प्लान भारतीय जनता पार्टी का साजिश था, ताकि ममता बनर्जी जी की सरकार या टीएमसी की सरकार को ये धूमिल किया जा सके, उनकी छवि को खराब किया जा सके, और आगामी लोकसभा चुनाव और बगल के जो आपके जो असम है और जो झारखंड है, जहाँ पे बांग्लादेश के जो बॉर्डर सटते हैं, इससे एक कहीं ना कहीं बाहरी और भीतरी घुसपैठियों का बातों को जिक्र करके चुनाव को डाइवर्ट किया जा सके एक तरह से, कि माइग्रेंट्स, बाहर के इमिग्रेशन और माइग्रेंट्स आकर झारखंड में बसने का कार्य कर रहे हैं। मैं सबसे पहले एक चीज बताना चाहता हूँ, मैं किसी और राज्य की बात तो मान भी लूं, मैं असम की बात मान भी लूं कि असम में इलीगल माइग्रेंट्स आ गए हैं, क्योंकि हो सकता है वहां पे बांग्लादेश का ब्रह्मपुत्र नदी बहती है और काफी एक खुला बॉर्डर भी है, तो मछुआरों का आना जाना एक हद तक समझ में भी आता है। पर झारखंड जैसे राज्य में एक तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की फेंसिंग है, बीएसएफ अपने पेट्रोलिंग कर ही रही है, उसके बाद यहाँ की जल जंगल जमीन के लिए जितने यहाँ के आदिवासी, यहाँ के आम मूलवासी जितने जागरूक हैं, और जिस तरह से यहाँ का जो सीएनटी एसपीटी एक्ट बना हुआ है, कोई भी इस राज्य का मतलब जो लोग 60-70 साल से विधिवत तरीके से, कानूनी तरीके से नौकरी करके रह रहे हैं, वो इस राज्य का तो हिस्सा बन ही नहीं पाए, तो कोई घुसपैठिया आके इस राज्य का हिस्सा बन जाएगा और वो अपनी हिस्सेदारी मांगने लगेगा। एकदम सेंसलेस और बेसलेस बात है, झारखंड की जनता बहुत अच्छा समझ रही है, इसीलिए इनको हर बार मुक्की खानी पड़ती है। इसलिए इन्होंने पिछले बार एक बाहर के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास किया। मतलब जनता ने ऐसा इनको चेहरा आईना दिखाया कि वो मुख्यमंत्री अपना ही सीट नहीं बचा सका, उसे हार कर जाना पड़ा, बुरी तरह से अपने ही बीजेपी के एक निर्दलीय कैंडिडेट से हार के जाना पड़ा, ये तो यथास्थिति था। उसके बाद इन्होंने बाबूलाल मरांडी जी को बनाया, जिनका दिमागी दिवालियापन, मैं ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था, बट अब उन्होंने जिस तरह से ट्विटर पे जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, झारखंडियों के लिए जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल किया है, वो झारखंड को जितना बेवकूफ समझ रहे हैं, यहाँ के मूलवासियों को जितना बेवकूफ समझ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक करियर का सर्वनाश कर रहे हैं और वो अंत कर रहे हैं। इस चुनाव के बाद बाबूलाल मरांडी जी न भारतीय जनता पार्टी के लायक कोई काम के लायक बचेंगे, न वो झारखंड की जनता के काम के लायक बचेंगे, मतलब वो अब वनवास लेने के काम में आएंगे, वो चुपचाप अपना वनवास लेंगे। उनका राजनीतिक करियर इसी चुनाव के 2024 में लोग विधानसभा चुनाव के बाद उनका राजनीतिक करियर का समाप्त हो जाने वाला है। आप जनता के झारखंड में जो मुख्य मुद्दे हैं, रोजगार का मुद्दा है, पेपर लीक का मुद्दा है, झारखंड में पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में जिस तरह के नियोजन की जो स्थिति है उस चीज का मुद्दा है, माइनिंग को लेकर जो मुद्दा है, जल जंगल जमीन का जो मुद्दा है, राज्य सरकार को जो अपना बकाया है 1,30,000 करोड़ रुपए का जो केंद्र सरकार के ऊपर जीएसटी बकाया है हमारा, वो पैसा उसका मुद्दा है। बहुत सारे ऐसे मुख्य मुद्दे हैं जिस पर यहाँ के सांसद, जो भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है, उन्हें कार्य करना चाहिए था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को या अमित शाह जी को एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए था और झारखंड की जनता की तरफ एक झलक देखना चाहिए था। पर जिस तरह से झारखंड की जनता को, झारखंड को ऐसे एटीएम मशीन देखने का कार्य करती है, ये झारखंड की जनता बहुत अच्छा समझ चुकी है और इसी कारण इनको हर बार आईना दिखाने का कार्य कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी बोलते हैं ना कि मतलब लातों की भूत भातों से नहीं मानते हैं, तो बस वही बात है। ये लाख कोशिश कर ली है, हर तरह से एड़ी चोटी लगा ले, किसी भी तरह का टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रही है। अभी आप देख रहे हैं मोहन भागवत जी का लगातार झारखंड दौरा हो रहा है, 5-5, 6-6 दिन। एक अभी तो बोकारो सिटी में वो बैठे हुए थे, 5-6 दिन का इनका कार्यशैली था, कार्यशाला लगा हुआ था, फिर रांची में इनका कार्यशाला लगा। और हमें अच्छे से पता है उन कार्यशालाओं में किस तरह की बैठकें हो रही हैं, क्या स्ट्रेटेजी बनाया जा रहा है, किस तरह से वो चाह रहे हैं कि किस तरह का ये चुनाव किस डायवर्जन में ले जा सके, किस तरह की कैंडिडेट सिलेक्शन ये करना चाहते हैं। और पूरा चुनाव, क्योंकि इनके पास मुद्दे हैं नहीं, ये किसी भी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का तो चेहरा कंप्लीटली एकदम डिसॉल्व हो चुका है, वो उनके चेहरे पे तो झारखंड का चुनाव बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते। वो अगर उनको लेकर आएंगे तो हम तो चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी झारखंड आए, ज्यादा से ज्यादा रैली करें। वो जितना रैली करेंगे वो उतना बेनिफिशियल है हमारे लिए, क्योंकि उनकी एक भी बातें धरातल पर नहीं उतरती है। चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे पेपर लीक का मुद्दा हो, चाहे महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, या चाहे मणिपुर का मुद्दा हो, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो व्यक्ति मणिपुर को नहीं बचा सका। मणिपुर में पिछले 1-1.5 साल से जिस तरह से हिंसा फैली हुई है, उसे उससे रोकथाम नहीं सकते हैं। और ये अपने आप को 56 इंच की सीने वाली सरकार बताते हैं। माननीय गृह मंत्री जी को मैं कहना चाहूंगा कि आप अपनी फजीहत खुद मत कराइए। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आपके अधीन आती है
और जो बॉर्डर की सिक्योरिटी है, जो फेंसिंग की सिक्योरिटी है, वो आपके अधीन है। और अगर ये घुसपैठ हो रहा है तो इसका प्रूफ आप सदन के पटल पे भी रखिए और आप इसकी जिम्मेवारी लीजिए। और नैतिकता का आधार तो यह है कि आपको खुद इस्तीफा दे देना चाहिए जब आप एक घुसपैठ को नहीं रोक पा रहे हैं। एक मित्र मुल्क है बांग्लादेश, और उस मित्र मुल्क के साथ अगर घुसपैठ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके कार्य प्रणाली, आपके डिफेंस फोर्सेस पर, आपके आर्म सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की कार्यशैली पर एक सवाली प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि आप कैसे सरकार चला रहे हैं और किस तरह से इस देश को किस रास्ते पे ले जाना चाह रहे हैं। जी केशव जी, एक सवाल है कि आपने कहा मोदी जी जितनी बार यहाँ सभा करेंगे उतनी मेरे लिए बेनिफिशियल होगी। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपकी भी सरकार ने कई वादे अभी पूरे नहीं किए हैं, जिसके कारण आपकी सरकार बैकफुट में है और भाजपा को जवाब देने के लिए उनके पास कोई जवाब है नहीं। क्योंकि वर्तमान में आप देखेंगे कि चंपा सोरेन जैसे जो है सबसे ज्यादा संवेदनशील मुख्यमंत्री को हटा के जिस तरह से हेमंत सोरेन ने दोबारा सत्ता में वापसी की, इससे सवाल खड़ी हो रही है कि आखिर 3 महीने के लिए हेमंत सोरेन क्यों बैठे सीट पर, आखिर क्या कारण है? लोग तरह तरह मंजर भाई, इसका एक मैं परमानेंट जवाब दे देता हूँ। मुझे ये देखिए, हेमंत सोरेन जी जो 2019 का विधानसभा चुनाव था, ही वाज द फोरीफ्रंट, ही वाज द फ्रंट फेस रनर ऑफ द सीएम पोस्ट, और उनके ही नेतृत्व में ये चुनाव जेएमएम ने भी लड़ा, कांग्रेस ने भी लड़ा। और ये पहले से तय था कि हमारे मुख्यमंत्री, हमारा इंडिया अलायंस का मुख्यमंत्री का चेहरा हेमंत सोरेन जी ही होंगे। जनता ने भी उसी चेहरे को देखकर ही वोट किया और उसी चेहरे को ही वो जानती है। ठीक है, परिस्थितियां ऐसी बनी, इस तरह के हालात झारखंड में बने कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को इस्तीफा देना पड़ा और चंपाई सोरेन जी को पदभार ग्रहण करना पड़ा और सरकार चलानी पड़ी। ठीक है, जब वो जेल से विधिवत तरीके से छूट कर आए, और छूट कर मैं क्या करूंगा, सरकार ने मतलब माननीय न्यायपालिका ने उन्हें जिस तरह से बरी किया है और उनको छोड़ा, और ये कहते हुए कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और कोई लॉजिक नहीं बनता इनको जेल में रखने का, मैं तो चाहूंगा कि वो कोर्ट का वर्डिक्ट हर झारखंड के हर झारखंडी को पढ़ना चाहिए, मूलवासी को पढ़ना चाहिए कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल करके एक रूलिंग पार्टी के चीफ मिनिस्टर को जेल में डालने का कार्य किया था और जनता के विकास कार्य को बाधित करने का जो कार्य किया था वो एक्सपोज हो चुका था। अब जब हेमंत सोरेन जी वापस जेल से छूट कर आए हैं और जनता चाहती थी, देखिए जनता के लिए तो वही एक ही चेहरा था, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, और जब वो छूट करे तो पूरा इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस के तमाम विधायक जितने थे, ये सबका यही मानना था कि जब हेमंत सोरेन जी बाहर आ गए हैं वो वापस कैबिनेट को संभाले, सरकार चलाएं, और जो वादे हमने जनता से प्रति किया है उस वादों पर हमें खरा उतरना है। देखिए पिछले कई सालों से आप देख रहे हैं कि जेपीएससी का एक एग्जाम ये नहीं करा सके, हमने 3 से 4 एग्जाम्स जेपीएससी के करा दिए, एक साथ करा दिए। उसके बाद हमने जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम कराने का प्रयास किया, उसमें हो सकता है कुछ त्रुटियां रहेगी, पर ऐसा नहीं है कि सरकार पीछे जिस तरह से ये है ना कि कान में तेल डाल के सो जाते हैं और बिल्कुल भी एग्जामिनेशंस का नाम तक नहीं लेते। हमने पीजीटी के जो विद्यार्थी थे, शिक्षा नियुक्ति थी, हमने उनको नियुक्ति पत्र बांटा, हमने जूनियर इंजीनियर के लिए जो नियुक्ति पत्र हमने वो बांटा, ज्वाइनिंग थोड़ी डिले हो रही है, हम उस पर भी काम कर रहे हैं कि उनकी ज्वाइनिंग इसी साल होते होते इनकी ज्वाइनिंग करा दिया जाए। हम पुलिस प्रशासन में जो भर्तियां हैं उसे लागू कर दें जल्द, अब अगस्त में आप उसको देखिएगा। तो ऐसा नहीं है, सरकार संजीदा है, रोजगार के मुद्दे में बहुत संजीदा। अब वो आवास योजना है, आप ही ग्रीन कार्ड की बात कर रही थी, सरकार अपने जेब से जितना सक्षम हो सके वर्ल्ड बैंक, IMF के फंड का भी इस्तेमाल करके हम जनता को सेवा देने का कार्य करें, जनता तक पैसा पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, ताकि इस राज्य में कोई भी भुखमरी से ना मरे। आपको भी अच्छा से पता है राज्य का खजाना खाली है, 1,30,000 करोड़ कोई कम नहीं होता है, बहुत बड़ा रॉयल्टी डीएमएफटी का पैसा था, बहुत बड़ा रॉयल्टी माइनिंग का पैसा है हमारा, जो केंद्र सरकार के पास अधीन पड़ा हुआ है, और सरकार उस पर किसी तरह का कोई पहल नहीं करना चाहती। सरकार बस इस बात को लेकर चल रही है कि राज्य सरकार को किस तरह से डिरेल किया जाए, इस सरकार को ट्रैक से उतारा जाए, ताकि जनता के समक्ष एक छवि बनाए सकते इस सरकार के खिलाफ। यह सरकार जनता के प्रति संजीदा नहीं है और जनता के लिए कुछ कार्य नहीं करी, बल्कि अब लोकसभा का चुनाव जो हुआ, लोकसभा के जो रिजल्ट्स आए हैं वो मंजर भाई अच्छे से आप भी देख रहे हैं और जनता भी देख रही है कि किसके पक्ष में है, और ये पूरा चुनाव, विधानसभा चुनाव कहाँ जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान का बस एक बात मैं कहना चाहूंगा कि शिवराज सिंह चौहान अभी हाल ही में जो प्रदेश का कार्यालय वो आए थे और अपने कार्यकर्ताओं से जब वो मुखातिब हुए थे और उन्होंने अपनी बात मंच से जब वो बात कर रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं के बीच वो संबोधन कर रहे थे, तो उन्होंने 2 चीज बहुत ऐसी बात कही जिसको मैं सोच रहा हूँ, तो इनकी लॉजिकल, इनकी मैथ्स रीजनिंग का मैं दाद देता हूँ कि क्या बेहतरीन डेटा एनालिसिस ये लोग बैठकर कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि मैं तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने इस चुनाव में तकरीबन 11 लोकसभा सीटों में उन्होंने विजय प्राप्त किया है, और उस 11 लोकसभा कितना 11 लोकसभा 11 के राज्य में कितना है 9 कि 11
9 पर जीत हासिल किया इन्होंने। हाँ सॉरी, 9 पे। तो 9 राज्यसभा सीटों, 9 लोकसभा सीटों पे इन्होंने जो जीत दर्ज किया है, उसको अगर आप कैलकुलेट करें कि विधानसभा से, तो तकरीबन 51 विधानसभा सीटों पे इन्होंने लीड हासिल किया है। तो एक सवाल मेरा माननीय प्रभारी महोदय से ये रहेगा, शिवराज सिंह चौहान जी से, कि 2019 में आपने 11 लोकसभा सीट जीता था, तो उस मैथमेटिक्स से तो आप 77 सीट जीत जाते झारखंड में विधानसभा के। तो फिर वहां पे आप 77 सीट क्यों नहीं जीत सके? फिर आप 25 और 24 पे क्यों अटक गए? अगर वही मैथमेटिक्स को अगर देखिएगा, जब आप लोकसभा में 11 सीट जीतते हैं, तो आपको तो 77 सीट जीतना चाहिए था। जब आप बोल रहे कि हमने 9 लोकसभा सीट जीते हैं और हम 51 सीट विधानसभा का टारगेट कर लेंगे और 51 सीटों में हमने लीड मारा है। इनका मैथमेटिक्स और इनका जिस तरह से डेटा एनालिसिस करते हैं, ये झारखंड की जनता में मतलब एक हंसी का पात्र ही बन के रह जाएंगे। और विधानसभा चुनाव में 15 सीट लाना मुश्किल होगा इनके लिए। 15, मैं गिन के इस ऑन कैमरा में बता रहा हूँ, इसको आप रिकॉर्ड में रखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी अगर 15 सीट भी बचा लेती है अपना, तो ये बहुत बड़ी बात होगी उनके लिए। जी, अनम्यूट कर लीजिए। जी, मैं अब सवाल जो है, एक बड़ी सवाल है झारखंड की राजनीति में कि लगातार जो है, जो हार गए हैं नेता, जो बीजेपी के अर्जुन मुंडा हो, चाहे सीता सोरेन हो, चाहे समीर उरांव हो, आशा लकड़ा जो है वर्तमान में बहुत एक्टिव है, और इन आदिवासी चेहरों को जो है लगातार जो है गठजोड़ करने की कोशिश भाजपा कर रही है, और आखिर इनको जो है विधानसभा में भी दांव में लगा सकती है। तो क्या इस जो बाबूलाल मरांडी इतनी मेहनत कर रहे हैं लगातार, क्या इनका पत्ता कटेगा? आखिर जो है इंडिया गठबंधन में जो है मुख्यमंत्री की फेस क्लियर है कि हेमंत सोरेन ही मुख्यमंत्री बनेंगे। आखिर क्या कारण है कि जो है मुख्यमंत्री का फेस बीजेपी जो है नहीं क्लियर कर पा रही है? राजेश भैया, इस पर आपसे जवाब जानना चाहता हूँ। देखिए, झारखंड की बात हम लोग कर रहे हैं, पर फिर से आपका जो प्रश्न होता है वो राष्ट्रव्यापी बन जाता है। आप जहां भी भाजपा अगर विपक्ष में है और वहां वो चुनाव लड़ती है, तो वो उसके अंदर जो सिर फुटौल है उसको छुपाने के लिए वो कभी भी मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट नहीं करती। और झारखंड का जहां तक सवाल है, आप यहाँ देखें, एक तो ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, आदिवासी बहुल राज्य है। यहाँ पर अगर बाबूलाल मरांडी को ये लोग प्रोजेक्ट करते हैं मुख्यमंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में, तो अर्जुन मुंडा क्या घास छिलेंगे? सीधी बात है, वो भी तो केंद्रीय मंत्री थे, वो केंद्रीय मंत्री थे और मोदी जी के बड़े करीबी माने जाते थे। हार गए चुनाव, ये अलग बात है, लेकिन हार जीत से अलग अगर देखें तो क्या वो भाजपा में है? भाजपा में वो क्या वो छोटा चेहरा है आदिवासी के मामले में? तो वहां तो पहले ये है। दूसरी बात कि रघुवर दास वहां का बेटा जो वहां मारपीट कर रहा है उड़ीसा राजभवन के कर्मचारियों से, क्या कल को ये कोई गारंटी है कि रघुवर दास वापस झारखंड नहीं आना चाहेंगे? क्योंकि भाई वो तो पूर्व मुख्यमंत्री है, जो इनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, क्या वो दावेदार नहीं है? अमर कुमार बावरी जो विपक्ष के नेता है सदन में, तो विपक्ष का नेता तो समकक्ष होता है भाई मुख्यमंत्री के, तो वो तो स्वतः दावेदार है। तो मुख्यमंत्री के रूप में किसी के चेहरे को प्रोजेक्ट करना भाजपा के लिए बड़ी मुश्किल, और सिर्फ यहाँ नहीं, कहीं भी आप देख लीजिएगा, हरियाणा में भी ये लोग जो वर्तमान मुख्यमंत्री उनके चेहरे पर ये लोग नहीं लड़ने वाले हैं चुनाव, क्योंकि वहां जिस तरह से उठा पटक और उलट फेर मचा हुआ है, वहां ये लोग किसी के चेहरे पर लड़ने वाले नहीं है। अंततः होगा वही कि मोदी जी के चेहरे पर लड़ेंगे, और जो रिजल्ट आप संसदीय चुनाव में देख चुके हैं, शायद उससे बदतर रिजल्ट हो महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में। एक बात और, जो कैशव जी बोल रहे थे कि भाई बीएसएफ कर क्या रही है, सही बात है कि अगर घुसपैठिए आ रहे हैं, आसाम में घुस रहे हैं या झारखंड में आ रहे हैं, तो बीएसएफ तो माननीय गृह मंत्री अमित शाह के अंडर में काम करती है। वो क्या आप उन पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि वो एक इनएफिशिएंट फोर्स बन चुकी है? दूसरी बात कि घुसपैठिए आ रहे हैं, उसमें आपको बड़ी समस्या है। अगर आ रहे हैं तो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आते हैं, अगर वो घुसपैठिए आ रहे हैं तो आपको बड़ी समस्या है।
और गोड्डा से अडानी के पावर प्लांट से बिजली अब बांग्लादेश भेज रहे हैं झारखंड के कोयले और को जला करके, तो वो तो बड़ा आपको बढ़िया लगता है क्योंकि वहां पर अडानी जी के तिजोरी भरी जा रही है। तो ये जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन का नाम ये कभी नहीं लेता है, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, इसके इर्द गिर्द ही अब कभी आप लोग ये सोचिएगा अकेले में बैठ करके कि अगर पाकिस्तान नहीं होता तो क्या भाजपा का जन्म होता, ये कभी बैठ के सोचिएगा। और अगर जन्म होता तो जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस ये किन मुद्दों पर राजनीति करते और ये किस स्थान पर रहते। शायद वही जो 2 सीटें आती थी इनकी, जो 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो चुनाव हुआ था उसमें 2 सीटें आई थी भाजपा की, शायद ये आज भी वहीं अटके रहते अगर पाकिस्तान, मुसलमान, बांग्लादेश, घुसपैठिया इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते तो, क्योंकि इनके पास मुद्दे खाली हो चुके हैं, जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे इनके नहीं है। अगर सीधी बात है, एक प्रश्न है, आज तक मोदी जी की सरकार ने झारखंड के लिए क्या किया है? कोई एक काम आप लोग गिना सकते हैं? HEC बीमार था, आज भी बीमार है, जो कि झारखंड का ही नहीं पूरे देश का गौरव है। इसरो के लिए जो लॉन्च पैड बनाता है वो HEC बनाता है और उसका पूरे विश्व में नाम है। वो वहां के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है, वो पहले भी बीमार था, 10 साल पहले भी बीमार था, आज भी बीमार है। क्या किया केंद्र सरकार ने उसको उबारने के लिए? BCCL, CCL इनकी स्थिति आप देख रहे हैं, अगर आउटसोर्सिंग पे ही कोयला खदान चल रहे हैं तो स्टील इंडस्ट्री में क्या यहाँ पर कोई नया स्टील इंडस्ट्री मोदी जी ने सेटअप करवाया अपने मित्र बंधुओं को बोल करके, तो या कोई नया प्रोजेक्ट यहाँ आया हो? तो सच्चाई ये है कि सिर्फ सड़कें बनाने से और सड़क बनाने में कमीशन खोरी को आप किसी राज्य के हित से नहीं जोड़ सकते। जैसा कैशव ने भी कहा कि 1,30,000 करोड़ रुपया रॉयल्टी के बचे हुए वो नहीं दिया जा रहा है, और रघुवर सरकार के समय जो बिजली बिल बकाया था DVC का, वो झारखंड के GST वाले पैसे में से काट लिया जाता है। मतलब आप वो बिना इंफॉर्मेशन दिए, बिना इन्फॉर्म किए और बिना किसी तरह का राय मशवरा GST काउंसिल की बैठक में भी इसको नहीं रखते हैं, सीधे RBI से वो कटवा दिया जाता है पैसा और DVC के अकाउंट में भेज दिया जाता है, और वो भी कितना डालना है नहीं डालना वो झारखंड सरकार से नहीं पूछा जाता। तो ये सौतेला व्यवहार जो कर रहे हैं, क्या ये झारखंड की जनता को समझ में नहीं आता है? महाराष्ट्र की जनता ने जबरदस्त जवाब दिया। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र से बड़े बड़े प्रोजेक्ट उठा के ये लोग गुजरात ले गए, इसलिए वहां की जनता ने जवाब दिया। झारखंड में तो प्रोजेक्ट आने ही नहीं दिया इन्होंने, मतलब उठा के ले तो तब जाते जब आता कोई। तो सिर्फ एक राज्य का हित साधने के लिए आप दूसरे राज्यों को, यहाँ के खनिज का उत्खनन होता है, यहाँ पर धुआं, मिट्टी या जल जंगल जमीन की चोरी, वो सारा झारखंड में हो, और आप यहाँ पर वोट भी मांग लें और यहाँ की जनता आपको वोट दे भी दे, मुझे नहीं लगता कि मंजर भाई इतनी स्थिति खराब होगी या इतनी नासमझ झारखंड की जनता होगी। जी, एक चीज मैं मंजर भाई बोलना चाहूंगा, जैसे राजेश सर जो बोल रहे थे घुसपैठ का जो मुद्दा, देखिए भारतीय जनता पार्टी कंप्लीटली क्लूलेस है, चाहे मणिपुर का इशू हो, चाहे बांग्लादेश झारखंड का इशू हो, चाहे आपका कश्मीर का इशू हो। कश्मीर में डिफेंस फोर्सेस पे कोई सवाल नहीं, निशान नहीं। मैं अपने सेना पे पूरा भरोसा है, सेना हमारी बहुत अच्छी परिपक्व सेना है और सेना अपना कार्य करना बखूबी जानती है। ये सरकार इतनी क्लूलेस है, इस सरकार को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि कश्मीर का सॉल्यूशन होगा क्या अल्टीमेटली, जब ये इतने सारे फोर्सेस है, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, रॉ है, और हमारी निजी कई केंद्र की एजेंसियां हैं जो वहां पे कश्मीर वैली में काम कर रही। बावजूद इसके 40 दिन के अंदर अगर हमारे 20 जवान शहीद हो जाते हैं और लगातार कश्मीर में आतंकवाद फिर से पनपने लगता है और घुसपैठ लगातार होती चली जा रही है, तो ये भारतीय जनता पार्टी और इसकी लीडरशिप पर सवाल निशान है। माननीय गृह मंत्री पर सवाल निशान खड़ा होता है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के ऊपर सवाल निशान खड़ा होता है, और अल्टीमेटली प्रधानमंत्री मोदी जी पर सवाल निशान खड़ा होता है कि आप कर क्या रहे हैं, आपकी सैन्य क्षमता कहां चली गई जब ये मुद्दा कश्मीर का होता है, मुद्दा चीन का होता है, चीन के घुसपैठ का होता है, चीन की PLO की सेना लगातार आपके अरुणाचल प्रदेश और
पैंगोंग झील में अंदर तक घुसी आ रही है और खुल कर आ रही है, सैटेलाइट इमेजरी है। और आप खुल उठ कर आते हैं झारखंड की, झारखंड में घुसपैठ बढ़ते जा रहा है, झारखंड में घुसपैठी आ रहे हैं और मुसलमानों का तादाद बढ़ रहा है। देखिए इनके लिए सिंपल है, ब्रिज कोलैप्स करे मुसलमान, पेपर लीक हो मुसलमान, बेरोजगारी है मुसलमान, हर चीज में मुसलमान, हर चीज में मुसलमान। तो भैया मतलब अल्टीमेटली आप है ना, ये यही चीज है, झारखंड मतलब पूरे देश की जनता समझ चुकी है और फेडअप हो चुकी है, फेडअप हो गई है, इसलिए हर राज्य में इनको समझ में आ गया है। और आप देखिएगा जब साथ में जब चुनाव होंगे, एक स्टेट नहीं जीतेंगे सर, एक स्टेट नहीं जीत सकेंगे। जी तो आपने केशव भाई को सुना और हमारे राजेश सर को भी सुना, और जो है आज के डिबेट को हम यही समाप्त करेंगे और हम आज जो है अगले कल के लिए हम जो है एक नए मुद्दे पर, झारखंड के नए मुद्दे पर बातचीत करेंगे। और लगातार जो है जिस तरह से झारखंड में बांग्लादेशी जो है घुसपैठी की बात हो रही है, जिस तरह से जो है यहाँ पर जो है लैंड जिहाद हो रही है, तो इन सब मुद्दों पर हम लगातार बातचीत करते रहेंगे। और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया सर। जी हाँ, जाने से पहले मैं ये आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हेमंत विश्व शर्मा जी से कि आसाम में बाढ़ आया हुआ, थोड़ा उधर ध्यान दे दें, झारखंडी लोग झारखंड को संभाल लेंगे। जी आपके बातचीत को जो है साझा भारत हमारे हेमंत विश्व शर्मा तक पहुंचाने की कोशिश करेगी। और आप सभी साथियों को शुक्रिया जो भी साथी जुड़े, और हमारे साथ केशव भाई भी जुड़े थे, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया, और राजेश सर को भी पुनः शुक्रिया, धन्यवाद। और कल हम विशेष बातचीत करेंगे फिर रात 9 बजे, और झारखंड के नए मुद्दे पर बातचीत होगी। तब के लिए हमें जो है इजाजत दीजिए। धन्यवाद, आभार। धन्यवाद, जय भीम।